हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। आज है 5 जून और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि इंपॉर्टेंट होंगे हमारे बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ, जो कि है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से रिलेटेड, जो आज ही के दिन आता है 5 जून को। ये अवेयरनेस क्रिएट करता है अबाउट द एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स एंड मोटिवेट एक्शन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भाई हमारा एनवायरनमेंट किस तरह से डैमेज हो चुका है, कितनी प्रॉब्लम्स हम क्रिएट कर चुके हैं। अब उससे प्रोटेक्ट करने की पारी है और वो एक्शन लेने के लिए हमें एनकरेज करता है। थीम रही लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन, ड्रॉट रेजिलियंस। सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट में ख़तरा अभी है किसी को तो लैंड को है। हमारी लैंड की प्रोडक्टिविटी बहुत घटती जा रही है। हमें आने वाले टाइम में खाना भी मिल पाएगा ढंग का या नहीं, हमें नहीं पता। तो डेजर्टिफिकेशन, ड्रॉट रेजिलियंस, लैंड रेस्टोरेशन, ये रही थीम हमारी। स्लोगन क्या रहा? आर लैंड आर फ्यूचर। भाई हमारी ही लैंड है और हमारा फ्यूचर इसी पे डिपेंडेंट है कि नहीं। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। 5 तत्व होते हैं ना, 5 तत्व, 5 एलिमेंट, उन्हीं से हमारा एनवायरनमेंट बनता है, या एनवायरनमेंट में कोई भी हो 5 तत्वों से बनता है। और 5 जने भी मिलके अगर कोई एक्शन ले लें तो एनवायरनमेंट काफ़ी प्रोटेक्ट हो सकता है। तो 5 जने और 5 तत्व से ऐसे 5 जून आई थिंक याद हो जाएगा। जून को जने पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते, इतना तुम कर ही सकते हो याद करने के लिए। यार हद कर रखी तुमने, है ना। तो हो गया ना याद, सिंपल तो है यार। और लैंड से एसोसिएट कर लेना, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट को तुमने प्रोटेक्ट नहीं किया तो यही तुम्हारे पंच तत्व लैंड में ही घुल जाएंगे। एक बात याद रख लेना मेरी बात को। आज ही उठो और एक्शन लो, अभी के अभी। बढ़ते हैं उसके पहले हमारी दूसरी न्यूज़ की तरफ। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, बिलियनियर्स की लिस्ट जारी की गई ब्लूमबर्ग के द्वारा। उसमें बताया गया कि अडानी जी ने ओवरटेक किया है अंबानी जी को टू बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया। एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं गौतम अडानी जी, एज पर दिस रिपोर्ट। और वर्ल्ड की बात करें तो अडानी जी 11वें नंबर पे आते हैं और अंबानी जी 12वें नंबर पे आते हैं। पहले नंबर पे कौन आता है भाई? तो वो हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड, जो कि सीईओ हैं LVMH के, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट लग्जरी गुड्स कंपनी है, और वो टॉप पे है। LVMH के बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि लुई विटॉन हो गया। तो इस तरह से बहुत ही ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, उनके होते हैं। फ्रांस की है कंपनी। बर्नार्ड अर्नोल्ड है टॉप पे और गौतम अडानी जी एशिया में टॉप पे है। ये बात हमें ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। सिंपल है ना। अडानी आगे आ जानी, आगे आ गया ना, इस तरह से हमें याद भी हो गया ना। सिंपल है ना, बढ़ो ना आगे ना। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट। एक तो हमारे यहाँ कुत्ते बहुत भौंकते हैं यार, कभी गाड़ी आ रही है कभी कुत्ते, में पढ़ा नहीं पाती इस वजह से। एनीवेज, नॉर्वे चेस टूर्नामेंट फिर से। अरे मुझे बताना बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है क्या इन कुत्तों की? अगर ज़्यादा आती हो तो फिर मैं सेशन का टाइम ही चेंज करूँ, और तो क्या करूँ यार। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में क्या हुआ ना कि हमारे यहाँ के जो इंडिया के प्लेयर हैं, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा जी, उन्होंने अपनी पहली क्लासिक विक्ट्री हासिल की अगेंस्ट वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर मैग्नस कार्लसन ड्यूरिंग द 3rd राउंड। याद रखना ये पूरे फाइनल में नहीं जीते हैं, बेसिकली 3rd राउंड जो चल रहा था। क्लासिक एक तरीके का चेस ही होता है जिसमें काफ़ी लंबा टाइम मिलता है अपनी बाजी चलने के लिए, ठीक है। उस वाले कैटेगरी में इन्होंने पहली बार वर्ल्ड नंबर 1 को हराया, मैग्नस कार्लसन को हराया। तो ये काफ़ी बड़ी बात हो जाती है इनके लिए। लेकिन हालांकि फिर ये वर्ल्ड नंबर 3 से थोड़ा हार गए थे, जिनका नाम है हिकारू नाकामुरा। और मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के ही खिलाड़ी, और नॉर्वे में ही इन्हें प्रज्ञानंदा जी ने हराया, ठीक है। ऐसे याद हो जाएगा ना फटाफट। रमेश बाबू प्रज्ञानंदा काफ़ी जाना माना नाम है कि नहीं। एक एक बाजी की कीमत, तुम क्या जानो रमेश बाबू। मैंने कहा कैसे नहीं जानते, तभी तो हमने वर्ल्ड नंबर 1 को हरा दिया, एक से वर्ल्ड नंबर 1 को हरा दिया। मैग्नस कार्लसन, इनका दिमाग बहुत मेगा है, मैग्नस ऐसे याद रख लियो। मैग्नस कार्लसन को हराया रमेश बाबू जी ने
नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में। सिंपल है ना। कुवैत क्राउन प्रिंस, कुवैत के क्राउन प्रिंस चुने गए कौन? शेख सबा खालिद अल सबा नेम्ड एज न्यू क्राउन प्रिंस। इनके सबा सबा नाम काफ़ी आ रहा है, सभा ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसा कुछ देख लेना। प्रिंस युवराज जो है सभा ऑर्गेनाइज करते हैं, और खाली बिल्कुल भी नहीं रहती इनकी सभा। वाह भाई वाह, हो गया हमें तो याद। हमें तो याद करने से मतलब है, ख़त्म बात। किसी को भी वेट नहीं करवाते क्योंकि अपनी सभा में, सो क्यूवेत हो गया। तो शेख सबा खालिद अल सबा क्यूवेट के, क्यूवेट नहीं है, कुवैत है, कुवैत, कुवैत के प्रिंस बन गए हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। क्या बात है भाई साहब। कैपिटल क्या रही कुवैत की? तो वो है कुवैत सिटी। वाह, नाम में कंट्री का ही नाम आ रहा है, हमारे लिए तो बढ़िया है भैया, हमें याद नहीं करना पड़ेगा, है कि नहीं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब यूएन में जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इंडिया के, तो जो पहली विमेन रिप्रेजेंटेटिव थी जिनका नाम था रुचिरा कंबोज, वो रिटायर हो गई हैं आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ सर्विस। ठीक है। सो यूएन काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन, बहुत सारे नेशंस उससे जुड़े हुए हैं, अलग अलग काम होते हैं, बहुत सारी तरीके की इनकी बॉडीज़ हैं। सो बहुत सारा काम होता है, तो काम से काम बोझ, बहुत काम होता है, काम बोझ होता है, तो काम बोझ से काम बोझ, ऐसा कुछ देख लेना। सो रुचिरा काम बोझ, उनका पहले ही बहुत काम है, भैया हम तो रिटायरमेंट लेंगे, बहुत हो गया, बहुत सेवा दे ली, अब चले हम अपने घर। ठीक है, सिंपल है ना, याद हो गया। अब बढ़ते हैं जस्टिस हेमा कौली जी की तरफ। ये क्यों रही न्यूज़ में? तो भाई ये इसलिए रहे कि इनको हेड बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी का। क्या नाम है कमेटी का? जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी होती है जो कि वो इस चीज़ पे वर्क करती है कि कैसे जेंडर से रिलेटेड चीज़ों से सेंसिटाइज करें, यानी कि जेंडर इक्वालिटी बनी रहे, और किसी के अगेंस्ट भी कोई भी हैरेसमेंट होता है तो उससे रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। पहले भी ये इसकी हेड थे और अब इन्हीं को ही कंटिन्यू करने दिया जा रहा है। तो शी हैज़ बिन हेडिंग द कमेटी फॉर द पास्ट 1 ईयर। नॉमिनेशन किसने किया? तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ये तुम बताओगे, ठीक है। सो याद कैसे रहेगा? याद ऐसे रहेगा कि भाई हर औरत को अपनी माँ की तरह देखना है और उनको हाय बोलना है। सो ही माँ, हाय माँ, ऐसे करके याद हो गया ना। आई नो इट्स वेरी सिली, बट क्या करें, याद तो करना पड़ेगा ना। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर दिस वुमेन, बट हमें याद करना है, हमें किसी को यहाँ पर ऑफेंड नहीं करना है। सो या हो गया याद, वेरी गुड। बढ़ो आगे, बढ़े आगे। सो तेलंगाना का एक ऑफिशियल एंथम रिलीज़ किया गया जिसका क्या नाम है? जय जय है तेलंगाना। ठीक है। जब भी स्टेट फॉर्मेशन डे आया था, मतलब कि 2014 में तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ था, आंध्र प्रदेश से निकाल के इनका फॉर्मेशन जो है अलग हुए थे आंध्र प्रदेश से, और फिर ये नया स्टेट बना था 2 जून को। ठीक है। तो इन्होंने अपना नेशनल एंथम, मतलब नेशनल एंथम नहीं, ऑफिशियल एंथम जो है रिलीज़ किया। लिखा किसने है? तो आंदेश्री ने। कंपोज किया है MM कीरावनी ने, और रिलीज़ किया वहाँ के CM ने, जो कि कौन है? ए रेवंत रेड्डी जी। हमें तो याद रखना कि तेलंगाना का अपना एक एंथम है, सिंपल है। और कैसे आगेंगे? एंथम गाते हैं ना, तो एंथम गाना, तेलंगाना गाना, एंथम गाना, ऐसे सिंपल तरीके से। अब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टील ऑर्गेनाइज की भारत ने। तो किस ऑर्गेनाइजेशन से ने? बेसिकली मैकॉन नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, और सेल, दोनों PSU हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की रांची में। रांची कहाँ पड़ता है? झारखंड में। फोकस रहा कैपिटल गुड्स पे। किस लिए ऑर्गेनाइज़ की? कि भाई जो भी लीडिंग स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया जाए, बातें की जाए, इसी से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो अब ये कैसे याद रखोगे तुम? कैसे याद रखोगे बताओ? कैसे याद रखोगे? तो ये ऐसे याद रखना कि हम स्टील के बर्तन में खाना बनाते हैं ना, आँच पे रख के। आँच क्या होता है? थोड़ी मतलब गर्म चीज़ जो होती है, मतलब कि आग वगैरह गैस पे रख के। तो आँच से आंची, रांची, इस तरह से कुछ एसोसिएट कर लेना।
ठीक है, रांची आंची, और स्टील के बर्तन में बनाते हैं मोस्टली, तो ऐसा कुछ एसोसिएट कर सकते हो। मेकॉन की क्या फुल फॉर्म है, तो मेटलर्जिकल एंड एनर्जी इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स लिमिटेड। सेल की सबको पता होगी, नहीं पता तो पता कर लो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सिंपल है ना, तो बढ़ो ना फिर आगे जीडीपी ग्रोथ रेट की तरफ। अभी हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स नाम में ही आ रहा है, तो आंकड़े रिलीज़ करते हैं वो हमारे इंडिया से रिलेटेड। तो हमारी इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है वो बताता है, हमारी जीडीपी कितनी ग्रो कर रही है उस हिसाब से। तो उन्होंने बताया कि 2023-24 में हमारी ग्रोथ रही 8.2% की, जो कि काफ़ी बढ़िया बेहतरीन ग्रोथ है। तो एक बार तालियां हो जाए हमारे इंडिया के लिए। सीमेंटिंग इंडियाज स्टेटस एट द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, बताता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी जल्दी जल्दी ग्रो कर रही है। जीडीपी ग्रोथ को इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी बोलते हैं। मेजर्स द चेंज इन जीडीपी और द कंट्री इन कंपैरिजन टू प्रीवियस पीरियड। पिछले साल जो जीडीपी थी और इस बार जो जीडीपी रही उसमें कितनी ग्रोथ हुई वही बताता है जीडीपी ग्रोथ रेट। ठीक है, जीडीपी क्या होता है, तो भाई किसी भी जगह पर किसी पर्टिकुलर ईयर में जो भी गुड्स बनाए गए, सर्विसेज बनाए गए, उनकी मार्केट वैल्यू, तो वो जितनी टोटल निकल के आती है वही जीडीपी हो जाती है। सिंपल है ना। तो बस इतना ही था। आई होप दिस सेशन हेल्प्ड यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।